हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए और आज हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं, दैट इज पार्ट 4 ऑफ रूरल डेवलपमेंट चैप्टर फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक। आज चैप्टर 4 के अंदर एमसीक्यू कर लेंगे। अब ये चैप्टर हमारा आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा मैक्रो का नेशनल इनकम होगा। टिल देन होपफुली आपने तीनों वीडियो बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, तीनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। नोट्स को पहले बना के एंड देन फिर उसके बाद लर्न कर लीजिएगा। ये चैप्टर बहुत इजी और बहुत अच्छा आएगा। होपफुली आपको समझ भी आ गया होगा। आज चलिए हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जिसके अंदर है बेटा आप लोगों के लिए, द प्रिंसिपल लिंगरिंग चैलेंजेस इन रूरल एरिया इज, ये बात बोल रहे हैं लिंगरिंग चैलेंजेस जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं रूरल एरियाज के अंदर, वो क्या है। ऑप्शन दिए है, पहला चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग, दूसरा चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, या सी पार्ट है हमारा बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। अब ये बात बोल रहे हैं पुराने टाइम से जो चैलेंज रूरल एरियाज के अंदर चलते आ रहे हैं, तो किस चीज के लिए, जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं फार्मर्स, उनके लिए रूरल मार्केटिंग के लिए, ठीक है, ताकि वो अपना प्रोडक्शन जो क्रॉप का हुआ है उसको बेच सकें। तो समस्याएं किसकी है, चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग एज वेल एज चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। ठीक है, ये मैंने आपको वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ा लिया है। अगर किसी ने तीनों पार्ट बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे वो एमसीक्यू बहुत अच्छे से कर लेगा। तो इसलिए पहले तीनों पार्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा एंड देन फिर एमसीक्यू ट्राई कीजिएगा। फिर है इसका आंसर होगा बेटा बोथ ए एंड बी, क्योंकि चैलेंज किसका आएगा, रूरल मार्केटिंग एज वेल एज रूरल क्रेडिट का है रूरल एरियाज के अंदर। नेक्स्ट है आपका सेकंड, देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमर्जिंग चैलेंज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जिंग चैलेंजेस हैं विच इज रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। फर्स्ट पार्ट है आपका प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, बी पार्ट है आपका एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, सी पार्ट है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग और डी पार्ट है आपका इरिगेशन। ये बोल रहे हैं इमर्जिंग चैलेंजेस रूरल डेवलपमेंट के लिए, यानी गांव के इलाके के डेवलपमेंट के लिए जो करी जाए इंडिया के अंदर, वो कौन सा है, क्या क्रेडिट प्रोवाइड करना, या एग्रीकल्चर मार्केटिंग बनना, या ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। तो इमर्जिंग चैलेंज जो रूरल डेवलपमेंट के लिए है वो क्या है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। सी पार्ट इसका सही है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है बहुत इजी से इनको सबको कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने तीनों पार्ट में आपको बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ा दी है, एमसीक्यू आप अपने आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। जिसने चैप्टर पढ़ा है एमसीक्यू उसके लिए बहुत इजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड क्रेडिट इज नीडेड फॉर, फर्स्ट पार्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड, बी पार्ट है परचेजेस ऑफ न्यू लैंड। ये बात बोल रहे हैं शॉर्ट पीरियड क्रेडिट किस चीज के लिए जरूरत पड़ती है, क्या वो एग्जिस्टिंग लैंड के लिए मेंटेनेंस करना, या फिर बी पार्ट है न्यू लैंड परचेज करना, या सी पार्ट है परचेजेस ऑफ सीड्स और मैन्योर्स के लिए, डी पार्ट है परचेज ऑफ मशीनरी। ऑब्वियसली जो शॉर्ट पीरियड क्रेडिट नीड है वो किसके लिए होती है, परचेजेस ऑफ सीड्स एंड मैन्योर। ठीक है बेटा, अगर आपने ये पढ़े शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट तो आप इजिली इसका आंसर कर देंगे। फोर्थ पार्ट है लॉन्ग टर्म क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर विच पर्पस। ए पार्ट है परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, बी पार्ट है परचेज ऑफ मशीनरी, क्या एडिशनल लैंड लेने के लिए, मशीनरी लेने के लिए, या फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑन एग्जिस्टिंग लैंड, क्या इंप्रूवमेंट करने के लिए परमानेंट किस पर, जो लैंड ऑलरेडी खरीदा हुआ है, क्या उसके लिए है। तो डी पार्ट है बोथ ए एंड सी। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट किस चीज के लिए जरूरी होता है, एक तो एडिशनल लैंड के परचेज करने के लिए, दूसरा क्या चीज है, फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑन एग्जिस्टिंग लैंड, जो लैंड ऑलरेडी है उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए और सी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। अगर आपने चैप्टर रीड करा है तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। जो कुछ आपको पार्ट्स दिए हुए चार, उसमें से नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट बताना है। पहला है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दूसरा है आपका कमर्शियल बैंक, और सी पार्ट है आपका मनी लैंडर्स, डी पार्ट है आपका रीजनल रूरल बैंक। इसमें से बताना है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, जो पैसा उधार देते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से रिलेट नहीं करता है, जो किसी बैंक से किसी सोसाइटी से किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर वो बताइए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन सी है। ऑब्वियसली मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स पुराने टाइम में जमींदार जो लोगों को गांव के क्या करता है, रूरल एरियाज के लोगों को पैसे प्रोवाइड करते थे इन द फॉर्म ऑफ लोन, और काफी ज्यादा उनसे
ब्याज लेकर के रखते थे, जो वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। तो उन्होंने इतना ज्यादा तो नहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट सिर्फ बताना है, वो तो डिटेल में मैंने आपको वीडियोस में करा दिया है, जो हमने तीनों पार्ट करे। तो कौन है? मनी लेंडर्स। 6 पार्ट देखिए। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर टू इंश्योर cooperative credit societies are to ensure what? Timely and rapid flow of credit. Cooperative credit societies का काम क्या है? ए पार्ट, टाइमली और रैपिड फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर करना। दूसरा, इलेमिनेशन ऑफ यानी रिमूवल ऑफ मनी लेंडर एज अ क्रेडिट एजेंसीज। ठीक है, इलेमिनेशन का मतलब होता है इलेमिनेट करना, रिमूव करना मनी लेंडर्स को, जमींदार जो है, एज क्रेडिट एजेंसीज। ठीक है। सी पार्ट है आपका स्प्रेड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन ऑफ द कंट्री। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का काम क्या था कि टाइमली फ्लो ऑफ क्रेडिट हो जाए रूरल एरियाज में, मनी लेंडर्स को हटा दिया जाए एज एन क्रेडिट एजेंसीज। ठीक है बेटा, क्योंकि एक्सप्लॉइट करते थे ज्यादा से ज्यादा। और सी पार्ट है स्प्रेड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज सारे रीजन ऑफ द कंट्री में होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे देखते हैं बेटे। Dash is the apex institution which plans and evaluate policies related to rural credit needs. अगर ये लिखा है अपेक्स इंस्टीट्यूशन, आपसे पूछें कहां पर, जो प्रोवाइड कर रहा है, अपेक्स मतलब सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड कर रहा है रूरल क्रेडिट नीड्स को फुलफिल कर रहा है, तो याद रखिएगा वो क्या कहलाया जाएगा? नबार्ड। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया हो। इसके 4 पार्ट दिए में, पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक, सेल्फ हेल्प ग्रुप। डी पार्ट है नबार्ड। आपको मैंने पहले ही आंसर इसलिए बोल दिया है, डैश इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो रूरल क्रेडिट नीड्स को फुलफिल कर रहा है, वो क्या होगा? नबार्ड। ठीक है, अगर रूरल क्रेडिट नीड्स नहीं लिखा हो और लिखा हो सबसे बड़ा अपेक्स इंस्टीट्यूशन जो क्या चीज कर रहा है, जो प्रोवाइड कर रहा है करेंसी नोट्स इन द कंट्री, जिसको अथॉरिटी राइट भी है, वो क्या होगा आपका? सेंट्रल बैंक। याद रखिएगा, आरबीआई। ठीक है, लेकिन हम क्रेडिट नीड्स की बात कर रहे हैं रूरल एरियाज की, तो वो क्या होगा? नबार्ड। और नबार्ड को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। 8th देखिए, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी बिकॉज माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी। ए पार्ट, दे हेल्प इन द वुमेन एम्पावरमेंट। बी पार्ट, दे इंक्रीज द रीच ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। सी पार्ट, क्रेडिट इज मेड अवेलेबल एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब चूज करिए, ए ओनली फर्स्ट या ओनली सेकंड या ओनली थर्ड पार्ट, फर्स्ट या सेकंड दिया हुआ है पार्ट इसके अंदर, और डी दिया हुआ है फर्स्ट और थर्ड। देखिए फर्स्ट और थर्ड क्यों होगा, बहुत ध्यान से सुनना। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम को, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम को हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, ये हेल्प करता है बेटा जी, बहुत ध्यान से देखना, किस चीज में? दे हेल्प इन वुमेन एम्पावरमेंट। ये वुमेन एम्पावरमेंट में वुमेन को हेल्प करता है उनकी क्रेडिट नीड्स फुलफिल करके, और ये हेल्प करता है क्रेडिट अवेलेबल करने पे एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेल्फ हेल्प ग्रुप या माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम किस लिए बना गया था? जिसके अंदर वुमेन्स एक ग्रुप बना लेते थे। सपोज करो एक कॉलोनी है, उसके अंदर 15-20 लोग रह रहे हैं, तो ये ग्रुप बना के पैसे सेव करते रहेंगे। जब उस पूरी कॉलोनी में से किसी एक पर्सन को पैसों की जरूरत पड़ेगी, वो उसको बहुत ही नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दे देंगे। ठीक है बेटा, तो उसको बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। तो ये हेल्प करते हैं वुमेन एम्पावर। वुमेन इससे क्या करेंगी? अपने कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कुछ एंटरप्राइजेस खोलने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब वो छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में जब वो पैसा ले लेंगे, वो पे करते रहेंगे, इसकी इंस्टॉलमेंट बनवा देंगे। सी पार्ट है क्रेडिट इज अवेलेबल कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी का फर्स्ट और थर्ड पार्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका 9th। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम प्लेज अ वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट रोल इन एंश्योरिंग एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी एज दे। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल डेवलपमेंट रूरल इकोनॉमी के। ये कैसे? प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, फर्स्ट पार्ट, लीड्स टू वुमेन एम्पावरमेंट, थर्ड, एनहेंस द रीच ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ऑल्टरनेटिव्स, ओनली पार्ट दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, क्या ये आंसर होगा? ओनली सेकंड और थर्ड, यहाँ पे ओनली सेकंड और थर्ड है, या फिर आपका है सी पार्ट ओनली फर्स्ट एंड थर्ड है, या फिर डी पार्ट है आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों ही हेल्प करेंगे। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम हेल्प करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में हेल्प करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी एज फाइनेंशियल सपोर्ट भी बेटा देगा।
ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, अभी मैंने आपको समझाया। वुमेन एम्पावरमेंट होगी, ज्यादा से ज्यादा वुमेन को क्या होगा, क्रेडिट मिलेगा जिससे वो अपनी एंटरप्राइज खोल सकते हैं। थर्ड पार्ट है एनहेंस द रीच ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। अब क्या चीज है, ये ज्यादा से ज्यादा, अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों को जब दिक्कत लगती है कि भाई बैंक से हम लोन लेने के लिए जाएंगे, उसमें पेपर फॉर्मेलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या चीज करते हैं, वो अपनी एक खुद ही एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक ग्रुप बना लेते हैं जिसके अंदर वो क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, सेल्फ का मतलब है खुद की हेल्प करना, उसमें से जिस मेंबर को भी जरूरत पड़ती है उसमें से वो उसकी हेल्प कर लेते हैं, जिसके लिए फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम की हमारे पास कोई ज्यादा वो जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एनहेंस द रीच ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 10th पे आइए, डैश हैज इमर्ज्ड एज एन इंपॉर्टेंट माइक्रो फाइनेंस सिस्टम एंड लेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। ध्यान से देखिए, जो हेल्प कर रहा है माइक्रो फाइनेंस सिस्टम एंड लेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन की हेल्प कर रहा है ज्यादा से ज्यादा, माइक्रो क्रेडिट सिस्टम, फाइनेंस का मतलब पैसा, ठीक है, एंड लेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, वो कौन सा होता है, अभी आपको बताया था, माइक्रो क्रेडिट नीड्स भी उसको बोलते हैं, और उसका अनदर नेम क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या वो नाबार्ड है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कमर्शियल बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, ऑब्वियसली वो क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। ठीक है बेटा जी, याद रखिएगा, इसको ही माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी बोलते हैं, SHG को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को। चलिए आगे 11th पार्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट द ग्लेरिंग डेफिशिएंसीज ऑफ रूरल बैंक सिस्टम। डेफिशिएंसीज का मतलब होता है कमी। ए पार्ट देखिए, कौन सा स्टेटमेंट बताएगा कि रूरल डेवलपमेंट की कमी क्या है, देखिए हाईलाइट करेगा वो पॉइंट। ए पार्ट है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज इनवेरिएबली बीइंग टाइड टू कोलेटरल। बी, laxity in recovery of loan due to the political reason. सी पार्ट, ए और बी या डी, नन ऑफ दीज, तो ऑब्वियसली ए और बी दोनों पार्ट हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज इनवेरिएबली बीन टाइड टू द कोलेटरल। अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से, इंस्टीट्यूशन से कोई क्रेडिट लेने जाएगा रूरल एरिया का, पेपर फॉर्मेलिटी बहुत है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं टाइड अप होते हैं, उनको जो ऊपर से जो भी कहा जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो क्रेडिट देते हैं। ठीक है, और जब भी कोई लोन लेने जाएगा, चाहे वो रूरल एरिया में हो, तो क्या होगा, उसे कुछ ना कुछ रखवाना पड़ेगा, तभी तो लोन मिलेगा। बी पार्ट है लेक्सिटी इन रिकवरी ऑफ लोन। अब क्या चीज होता है, रिकवरी ऑफ लोन करने में दिक्कत पड़ती है ड्यू टू दी पॉलिटिकल रीजन। तो जो स्टेटमेंट हाईलाइट कर रहे हैं डेफिशिएंसीज ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम, वो क्या है, ए और बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, डैश इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम सोइंग टिल सेल ऑफ द फाइनल प्रोड्यूस इन द मार्केट। सोइंग का मतलब है बीज को बोना, क्रॉप को बोना, और टिल हार्वेस्टिंग, तो ये बात बोल रहे हैं फाइनल प्रोड्यूस इन द मार्केट। ठीक है, टिल सेल ऑफ द फाइनल प्रोड्यूस इन द मार्केट, कौन सा प्रोसेस है, ए पार्ट है रूरल डेवलपमेंट, बी पार्ट है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, सी पार्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, या डी पार्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो इंक्लूड करता है एक्टिविटीज जहां से हमने एक फसल को बोया और उसके बाद टिल द सेल ऑफ द फाइनल प्रोड्यूस इन द मार्केट, उस मार्केट को बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ताकि फार्मर्स को जो उसने प्रोड्यूस करा है उसका एक अच्छा दाम मिल सके। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका, डिसस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर रेफर्स टू, ए पार्ट है द सेल ऑफ रोटन क्रॉप, जो खराब हो गई हो, दिस बी पार्ट द सेल ऑफ क्रॉप थ्रू द कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट होते हैं जो ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, जो क्रॉप सेल करते हैं कमीशन लेके। सी पार्ट है द सेल ऑफ क्रॉप एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या फार्मर्स को क्या रखा है कि अपनी क्रॉप का, जैसे उन्होंने एक दाम लगा दिया है, कोई भी चीज 100 रुपए किलो है, कि हम इतने की तो लेंगे ही लेंगे, अगर मार्केट में इससे ज्यादा की बिक रही है आप बेच दीजिए, लेकिन इससे नीचे की मत बेचना, इतने का तो हम लेंगे ही लेंगे 100 की। ठीक है, नेक्स्ट है द सेल ऑफ क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग ड्यू टू अर्जेंट कैश नीड ऑफ द फार्मर्स। ये बात बोलते हैं डिसस्ट्रेस सेल बाय द फार्मर। क्या होता है डिसस्ट्रेस सेल का मतलब ये होता है फार्मर को इमीडिएटली क्रॉप जैसी हार्वेस्ट हो गई उसको बेचना ही बेचना है, तो उसमें से कौन सा पॉइंट होगा, द सेल ऑफ द क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट। किस वजह से, क्योंकि फार्मर की कैश नीड्स को फुलफिल करता है। देखिए नेक्स्ट, तो इसलिए इसका डी पार्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द मार्केटिंग सिस्टम। ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग is expected to improve the marketing system।
ए पार्ट है रेगुलेटेड मार्केट, बी पार्ट है इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, सी पार्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या ऑल ऑफ दीज। ये बोल रहे हैं जो इंप्रूव करता है मार्केटिंग सिस्टम, क्या है वो? हाँ जी, रेगुलेटेड मार्केट ऑब्वियसली है, इंप्रूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन में भी है, मिनिमम सपोर्ट एमएसपी भी है, ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। बहुत इजी है, देखिए आगे। नेक्स्ट है डैश मार्केट वेयर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस इन मंडीज। वो कौन सी मार्केट होती है? ए पार्ट है रेगुलेटेड, बी पार्ट है पीरियोडिक, सी है डेली और डी है वीकली। तो ऑब्वियसली क्या है? रेगुलेटेड मार्केट। याद रखिए कौन सी मार्केट है, ये है आपकी रेगुलेटेड मार्केट। नेक्स्ट देखिए 16th, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव रूरल मार्केटिंग। देखिए आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें स्टेप नहीं लिया है सरकार ने, गवर्नमेंट ने इंप्रूव करने के लिए रूरल मार्केटिंग। ए मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, रेगुलेशन ऑफ मार्केट टू क्रिएट ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन, सी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ये सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। डी पार्ट है प्रमोटिंग ट्रेड बाय बिग रूरल मर्चेंट्स। ये सरकार ने स्टेप नहीं लिया है तो इसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होगा कि बिजनेस करना चाहे बिग बिजनेसमैन से, रूरल मर्चेंट, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं आएगा। 17, ये अच्छे से करना, एमएसपी का मतलब क्या होता है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, अच्छे से पढ़िएगा। ए पार्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर, बी पार्ट है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर, सी पार्ट है मिनिमम प्राइस ऑफ द क्रॉप इन द रिटेल मार्केट, डी पार्ट है मैक्सिमम प्राइस फॉर द फार्म इनपुट्स। तो पहला हमारा क्या आ गया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर। एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच इज गिवन टू द फार्मर बाय द गवर्नमेंट, कि उनकी फसल का उन्हें एक फिक्स प्राइस सरकार देगी ही देगी, उससे ज्यादा बिक रहा है तो मार्केट में बेच सकते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बहुत अच्छे से देखिए 18th है प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटीज ऑफ क्रॉप रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप इज कॉल्ड। देखिए क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटीज ऑफ क्रॉप रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप, एक क्रॉप से ज्यादा क्रॉप ग्रो करना, प्रोडक्शन करना। ए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इन सेक्टर बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोलते हैं, या फिर हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का मतलब है एक क्रॉप से मल्टीपल क्रॉप का प्रोडक्शन करना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको इन सब की डिटेल्ड वीडियो देखनी है, इसके एक एक जो हम एमसीक्यू कर रहे हैं, मैंने डिटेल्ड में इसकी थ्योरी पढ़ाई हुई है, आप तीनों पार्ट में अच्छे से कर सकते हैं। 19 देखिए, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मिनिमाइजेस मार्केट रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ व्हाट? प्राइस फ्लक्चुएशन। बी पार्ट है आपका सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सी पार्ट है ए और बी, डी पार्ट है नन ऑफ दिस। तो बोल रहे हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन यानी एग्रीकल्चर में चेंजेस लेकर के आना, ये मिनिमाइज करता है मार्केट रिस्क, जो किस चीज में आ रहा है? ऑब्वियसली प्राइस फ्लक्चुएशन में, प्राइस चेंज होते रहते हैं, ठीक है बेटा। देखिए 20th, in order to reduce over dependence on agriculture sector it is necessary to opt for diversification। ये बात बोल रहे हैं एग्रीकल्चर पहले ही ओवरबर्डन है, तो ये बात बोल रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की तो जरूरत है, एग्रीकल्चर सेक्टर से किसी और सेक्टर में जाया जाए। तो बोल रहे विद रेफरेंस टू द गिवन स्टेटमेंट डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड व्हाट? चेंज इन क्रॉप पैटर्न, या फिर शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एलीड एक्टिविटीज, बहुत सारी अलग एक्टिविटीज जहाँ पे काम हो रहा हो। सी पार्ट है शिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें हमारे को ऑल्टरनेटिव पार्ट्स दिए हुए हैं जो हमें चूज करने हैं। ए है फर्स्ट और सेकंड, क्या फर्स्ट और सेकंड है जिसमें क्रॉप पैटर्न चेंज करना, वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एलीड एक्टिविटीज, या फिर बी पार्ट है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जिसमें चेंज इन क्रॉप पैटर्न है, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एलीड एक्टिविटीज है, और थर्ड दिया हुआ है शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या ये होगा, या फिर सी पार्ट फर्स्ट और थर्ड होगा, ठीक है बेटा, या डी ओनली थर्ड होगा? इसका होगा तीनों पार्ट इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। देखें बेटा कैसे, चेंज इन क्रॉप पैटर्न करो, या तो शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू एलीड अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, या शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर सच एज हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, उसमें क्या चीज करना? शिफ्ट करना। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो गए हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द बेनिफिट
एक्यूरिंग फ्रॉम गोल्डन रेवोल्यूशन? पहला, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द फार्मर या इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। ये बोल रहे हैं गोल्डन रेवोल्यूशन से जिस चीज का बेनिफिट नहीं हुआ है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन इन रूरल एरिया। जो नहीं हुआ है ऑब्वियसली किसका, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और रिलेटेड प्रोडक्ट, मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है बेटा, याद रखना ये इसके अंदर नहीं हुआ है, ये ऑपरेशन फ्लड के अंदर हुआ था। ठीक है, जो डॉक्टर कुरीज ने दिया था, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है ना, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये इसलिए इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। डैश रेवोल्यूशन वाज हार्बिनिंग ऑफ मेजर चेंजेस इन द क्रेडिट सिस्टम as it led to diversification of the portfolio of rural credit towards production oriented, leading to क्या वाइट सिल्वर, सी पार्ट है ब्लू या डी? ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन ने राइस सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन अनाज की बढ़ गई थी, राइस और व्हीट की, तो यही बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन सा पूछ रहे हैं, रूरल क्रेडिट टुवर्ड्स प्रोडक्शन ओरिएंटेड, तो कौन सा रेवोल्यूशन था, हमने बता दिया जी, वो ग्रीन रेवोल्यूशन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या वो व्हाइट था, सिल्वर था, ब्लू था या ग्रीन? वो ग्रीन रेवोल्यूशन था। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज आईटी इन रूरल डेवलपमेंट? ये बात बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन आईटी इन रूरल डेवलपमेंट? क्या वो इट हेल्प्स इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, या वो इट हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी है, या फिर इट डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी? ये तीनों ही इंक्लूड होंगे किसमें, आईटी में, रूरल डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सर्वाइवल फॉर लॉन्गर पीरियड, इवन फॉर फ्यूचर जनरेशन, फूड सिक्योरिटी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है बेटा, अच्छे से इनको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? चीप इनपुट्स पहला, बी पार्ट है अट्रैक्टिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सी पार्ट है ग्रेटर पॉसिबिलिटीज फॉर इंपोर्ट, डी पार्ट है हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये बोल रहे हैं जो जिस चीज से बेनिफिट ना मिले ऑर्गेनिक फार्मिंग को, इन चारों पॉइंट्स में से, इन चारों पार्ट्स में से बताइए। तो क्या है, ग्रेटर पॉसिबिलिटीज फॉर इंपोर्ट। ठीक है बेटा, जो बेनिफिट नहीं मिलेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग में, हम इसको ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रख भी नहीं सकते, जो चीज ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है, और हम उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देख लीजिए 25, द नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग अराइजेस ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत क्यों है आज के टाइम में, उसका रीजन बताइए। इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इट सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी बना के रखता है। ठीक है बेटा, सी पार्ट है बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट आएगा ए और बी, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं होता, कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, किसी तरह का केमिकल यूज नहीं होता, और एक जमीन पर अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, सॉइल फर्टिलिटी इसकी अच्छी मेंटेन हो करके, और जो फूड बन के आएगा, जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, टेस्टी और हेल्दी। चलिए आगे। नेक्स्ट है, डैश सिस्टम रिस्टोर्स, मेंटेन एंड एनहेंसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस? पहला, केमिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बी पार्ट, सी पार्ट कन्वेंशनल फार्मिंग, डी पार्ट मल्टी लेयर्ड फार्मिंग। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फार्मिंग रिस्टोर करता है, मेंटेन करता है और बढ़ाता है क्या चीज, इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, ये सारी चीज बैलेंस करके रखता है। तो कौन सी फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि इसके अंदर कोई भी केमिकल यूज नहीं होता। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए बेटा जी, इनको पढ़ के जरूर जाना। अगर आपने रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ा है और एमसीक्यू सिर्फ ये कर लिए, इनमें से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मोर देन एनफ है अगर आप ये एमसीक्यू की वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, द जेस्टेशन लैग बिटवीन द सोइंग का मतलब है फसल को बोना, एंड हार्वेस्टिंग कट करना ऑफ क्रॉप्स लीड्स टू डैश केयरिंग कॉस्ट। ये बात बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक टाइम लैग, एक टाइम पीरियड जिसमें हमने फसल बो दी, टिल हार्वेस्टिंग हम उसको कट कर रहे हैं ऑफ क्रॉप, ये लीड्स टू क्या कर रहेगा, डैश केयरिंग कॉस्ट, हाई केयरिंग कॉस्ट। याद रखिएगा क्या है, हाई केयरिंग कॉस्ट। इसके अंदर क्या होगा, प्राइस ज्यादा होंगे। सेकेंड देखिए, लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स आर सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ डैश क्रेडिट। ये लैंडलॉर्ड्स, विलेज ट्रेडर्स हो गए, ये क्या करते थे,
रूरल एरिया के अंदर लोगों को पैसे प्रोवाइड करते थे, किसी सोर्सेज से नहीं थे, किसी बैंक वैंक से रिलेटेड नहीं थे, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे जो बहुत ज्यादा प्राइस इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। ठीक है जी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस से पहले, डैश सोर्सेज शो नेशनल एग्जिस्टेंस, वो कौन सा है आपका, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ठीक है, जब देश आजाद हो गया था उसके बाद क्या बना था, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज सच एज बैंक वगैरह, ठीक है, जो हेल्प कर रहे थे रूरल क्रेडिट में। अब देखिए फोर्थ, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम आर एन इमर्जिंग फिनोमिना इन द कंटेक्स्ट ऑफ डैश क्रेडिट। कहाँ प्रोवाइड कर रहे थे बेटा जी, ये रूरल क्रेडिट में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम बोलते हैं। फिफ्थ देखिए, विद द नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक द कंसेप्ट ऑफ डैश वाज पुट इनटू प्रैक्टिस इन इंडिया, सोशल बैंकिंग। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक बना, कंसेप्ट ऑफ डैश वाज पुट इनटू द प्रैक्टिस इन इंडिया, इसको बोल रहा था सोशल बैंकिंग, यानी सोसाइटी के लिए जो बैंक बनाया गया। सिक्स्थ देखिए, डैश इज अ सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव स्टेप इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंदर प्रोग्रेसिव स्टेप क्या लिया गया है, वो कौन सी मार्केटिंग थी, वो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जिसने एक इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिव स्टेप लिया है किस चीज के लिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम बनने के लिए। 7 देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन डैश मार्केट रिस्क मिनिमाइजेस, क्या कर देगा, कम कर देगा मार्केट रिस्क को। 8th देखिए, हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लीड्स टू डैश रेवोल्यूशन इन हॉर्टिकल्चर फार्मिंग इन इंडिया, दैट इज गोल्डन रेवोल्यूशन। याद रखिएगा कैसा रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन। हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी लीड्स टू गोल्डन रेवोल्यूशन इन हॉर्टिकल्चर फार्मिंग इन इंडिया। ठीक है बेटा, हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, नर्सरीज में डील करना। बेसिकली वुमेन भी इसके अंदर एम्प्लॉयड होती हैं और अच्छा पैसा कमाती हैं। 9th देखिए, डैश फर्टिलाइजर्स इरोड सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी कौन इरोड करता है, खराब करता है, केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है बेटा, केमिकल फर्टिलाइजर, जितना केमिकल यूज करोगे उतनी जरा सॉइल फर्टिलिटी खराब होगी। ठीक है, सॉइल खराब होगी, जमीन खराब होगी तो प्रोडक्शन भी फिर वैसा ही होगा। 10 देखिए, डैश फूड्स हैव शॉर्टर शेल्फ लाइफ। जिन फूड्स की ज्यादा लाइफ नहीं है वो कौन से, इसलिए हम इंपोर्ट भी नहीं कर पाते, दैट इज ऑर्गेनिक फूड। चलिए बेटा, इन फिलअप को अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। देखिए पहले बेटा क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। ठीक है, फिर बी पार्ट दिया हुआ है मीडियम टर्म क्रेडिट, सी पार्ट दिया हुआ है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, डी पार्ट दिया हुआ है केमिकल फार्मिंग। कॉलम सेकंड में देखिए रीजनल रूरल बैंक, सेकंड है फॉर परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, सेकंड पार्ट था। थर्ड है एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। फोर्थ है टेस्टियर एंड हेल्थियर फूड। अब देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, इसमें बोल रहा है फ्रॉम द सेट ऑफ स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड चूज द करेक्ट पेयर। इसमें हमें करेक्ट पेयर को चूज करना है कि कौन सा पेयर कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड से मैच कर रहा है। तो इसके अंदर कौन सा होगा, पहला देखिए हमारा है नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज, हमने ये सारे रीड आउट कर लिए हैं। इसमें ये कर रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, क्या रीजनल रूरल बैंक कर रहा है, नहीं भाई। मीडियम क्रेडिट नीड्स फॉर परचेज ऑफ एडिशनल लैंड, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म क्रेडिट के अंदर। अब सी पार्ट है हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के अंदर क्या एडिक्वेट क्रेडिट फार्मर्स को दिए जाते हैं रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यस। ठीक है, और केमिकल फार्मिंग क्या वो टेस्टियर और हेल्थियर फूड बनाती है, नहीं। तो हमारे ये गलत है, हमारा कौन सा पार्ट ठीक है, सी पार्ट, दैट इज थर्ड, ये करेक्ट पेयर है। अच्छे से करिएगा बेटे, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्टेड पेयर ऑफ द स्टेटमेंट। इस पे भी आपको चूज क्या करना है, करेक्टेड पेयर। अब इसमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड मैच करेंगे। इसके अंदर देखिए इसमें पूछा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें करेक्ट सीक्वेंस यानी हॉर्टी क्रॉप्स है तो इसमें से कौन सा वाला है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट है इसमें से कौन सा वाला है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है तो कौन से वाला है। चलिए हॉर्टी क्रॉप्स का देखेंगे। हॉर्टिकल्चर किस चीज में डील करता है, मैंने अभी आपको बताया। अगर आपने चैप्टर तीनों वीडियो अच्छे से देखी और रीड करो आपको फौरन समझ में आ जाएगा हॉर्टिकल्चर क्या होता है। फ्रूट्स वेजिटेबल देखेंगे इसमें से कहाँ है, भाई ये रहा
लो फ्रूट्स वेजिटेबल मैच कर दिया हमने यहाँ। ए का हो गया हमारा फोर्थ। शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड। शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड देखिए कहाँ फुलफिल होती है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स इसलिए ली जाती है किस चीज के लिए, फॉर दी परचेज ऑफ सीड्स हो गया, इनपुट्स हो गया, तो जी भाई हमने कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर क्या चीज है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या चीज होती है, ये सस्टेन करती है व्हाट, सॉइल फर्टिलिटी, ये जमीन को बहुत अच्छा रखती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका फूड हेल्दियर और लॉन्गर पीरियड के लिए किसी इंसान के लिए हेल्दी होता है, ठीक है, लेकिन इसकी लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्टर होती है, ठीक है, लेकिन ये हेल्दी फूड कहलाया जाता है और ये फूड को टेस्टियर भी बनाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो हमारा डी पार्ट इसका आंसर होगा क्योंकि हमने इसमें से चेक कर लिया है, ठीक है बेटे, क्योंकि मैंने मार्क कर लिया तो पता चल गया हमारा ये डी पार्ट है, अच्छे से कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट है आपका मैच द टर्म्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द रिलेटेड स्टेटमेंट इन कॉलम सेकंड। लाइव स्टॉक दिया हुआ है, हॉर्टिकल्चर नबार्ड दिया है, ऑपरेशन फ्लड, बहुत इजी है, जिसने पढ़ रखा है मैं अगेन वो बता देगा। अब देखिए लाइव स्टॉक के अंदर क्या चीज होता है, लाइव स्टॉक फार्मिंग क्यों करी जा रही है बेटा, क्या वो अपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीज स्टेबिलिटी इनकम है, चेक करेंगे। थर्ड है इंडिया इमर्ज एज अ वर्ल्ड, ये भी नहीं है। मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है। इंक्रीज स्टेबिलिटी इन इनकम, एक स्टेबल इनकम जनरेट होती है। अगर आपने वीडियो देखी हो, पढ़ रखा हो तो आप इजिली इसको कर लेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका हॉर्टिकल्चर है, पढ़िए हॉर्टिकल्चर का क्या होगा। हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत ध्यान से देखिएगा क्या चीज होता है, इंडिया इमर्ज्ड अ वर्ल्ड लीडर इन प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। जहां भी वेजिटेबल और फ्रूट की बात करें वहां क्या होता है, हॉर्टिकल्चर। नबार्ड मैंने बताया सबसे बड़ा रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए एक अपेक्स बॉडी रूरल एरिया के अंदर, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, यानी ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होना 8 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा आपका ये। और ये कौन सा पार्ट है हमारा, सी पार्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो। देखिए ये हमारा हो गया है, यहाँ पर चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे नेशनल इनकम का। टिल देन आप चारों पार्ट्स बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।